अरे वाह, कैसे हो बच्चों? मैं हूं अजित सर, तुम्हारा ज्योग्राफी टीचर। आज हम बात करेंगे मौसम के सिस्टम की, क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की, और ये क्लाइमेट चेंज क्या बला है उसकी। अरे भाई, टेंशन मत लो, मैं ऐसे समझाऊंगा कि तुम अपने दोस्तों को भी सिखा दोगे। चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। वेदर सिस्टम्स और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, ये क्या चक्कर है? अच्छा तो सुनो, पहले एक बात क्लियर कर लें। वेदर और क्लाइमेट में फर्क होता है। वेदर मतलब आज बारिश हो रही है, कल धूप निकलेगी, ये रोज का मिजाज। लेकिन क्लाइमेट मतलब पूरे साल का पैटर्न। जैसे मुंबई में जून से सितंबर में बारिश होती है, ये क्लाइमेट है। अब बात करते हैं वेदर सिस्टम्स की। सोचो तुम किचन में खाना बना रहे हो। जब चूल्हा जलता है तो गर्म हवा ऊपर उठती है ना, वैसे ही सूरज जब धरती को गर्म करता है तो हवा में हलचल मचती है। इसी हलचल को हम एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं ये सिस्टम्स। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो कुछ जगहें जल्दी गर्म होती हैं, जैसे रेगिस्तान, कुछ धीरे, जैसे समुद्र। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, इसे हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। ठंडी हवा भारी होती है, नीचे बैठती है, ये है हाई प्रेशर एरिया। अब मजे की बात, हाई प्रेशर वाली जगह से हवा भागकर लो प्रेशर वाली जगह जाती है। बस यही तो हवा है। और जब ये हवा चलती है तो साथ में मॉइस्चर लेकर आती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। कुछ इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। साइक्लोन्स, चक्रवात। अरे भाई, ये तो तुमने सुना ही होगा। जब समुद्र के ऊपर बहुत तेज लो प्रेशर बनता है तो हवाएं घूमते हुए अंदर की तरफ दौड़ती हैं। जैसे नाले में पानी घूमते हुए नीचे जाता है, वैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इनमें तेज हवा, भारी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरें, सब कुछ होता है। खतरनाक चीज है। एंटी साइक्लोन्स, ये साइक्लोन के उल्टे होते हैं। यहां हाई प्रेशर होता है, हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं, मौसम साफ रहता है, बारिश नहीं होती। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अरे ये तो हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं सर्दियों में। इन्हीं की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में सर्दियों में बारिश होती है। गेहूं की फसल के लिए ये जान है मॉनसून। अरे भाई, ये तो इंडिया की जान है। समर में धरती गर्म हो जाती है, लो प्रेशर बनता है, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर से भरी हवाएं आती हैं, जून से सितंबर तक बारिश कराती हैं। तो बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि बारिश से पहले हवा कैसे चलती है? कभी गौर किया? कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, एक जीनियस की सोच। अच्छा, अब आते हैं असली हीरो पर, व्लादिमीर कोपेन। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। सोचो 1900 के आसपास की बात है, ना सैटेलाइट थी ना कंप्यूटर, फिर भी इन साहब ने पूरी दुनिया की क्लाइमेट्स को कैटेगराइज कर दिया। कोपेन ने कहा, भाई मैं 3 चीजें देखूंगा। एक, टेम्परेचर यानी गर्मी कितनी है, दूसरा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कितनी होती है, और तीसरा वेजिटेशन यानी क्या उगता है यहां। इन 3 चीजों से उन्होंने 5 बड़े ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप को अलग अलग लेटर्स दिए। 5 मेन क्लाइमेट टाइप्स। ए, ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। अरे भाई, जहां साल भर गर्मी रहती है, कभी ठंड नहीं पड़ती। सबसे ठंडे महीने का टेम्परेचर भी 18 डिग्री से ऊपर रहता है, जैसे सिंगापुर, कॉन्गो बेसिन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यहां जंगल घने होते हैं, बारिश खूब होती है, पेड़ों पर साल भर फल लगे रहते हैं। इसमें 3 सब टाइप्स हैं। ए एफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, साल भर बारिश। ए एम, ट्रॉपिकल मॉनसून, मॉनसून वाली जगहें। ए डब्ल्यू, ट्रॉपिकल सवाना, कुछ महीने सूखे रहते हैं। बी ड्राई, शुष्क, जहां बारिश बहुत कम होती है, इवेपोरेशन ज्यादा, बारिश कम, यानी पानी उड़ जाता है, मिलता नहीं। राजस्थान का थार रेगिस्तान, सहारा, गोबी सब इसी में आते हैं। यहां वेजिटेशन बहुत कम होती है। इसके 2 टाइप्स हैं, बी डब्ल्यू, रेगिस्तान, एकदम सूखा, और बी एस, घास के मैदान, थोड़ी बहुत घास। सी, टेम्परेट, समशीतोष्ण। अरे ये तो मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। सबसे ठंडे महीने का टेम्परेचर -3 से 18 डिग्री के बीच। सबसे गर्म महीना 10 डिग्री से ऊपर, जैसे यूरोप के ज्यादातर हिस्से, अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, चाइना का बहुत सारा भाग। यहां 4 सीजन्स क्लियरली दिखते हैं। डी, कोल्ड कॉन्टिनेंटल, ठंडा महाद्वीपीय,
यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। सर्दियों में टेम्परेचर -3 डिग्री से नीचे चला जाता है। रशिया, कनाडा के ज्यादातर हिस्से, स्कैंडिनेविया, यहाँ कोनिफरस फॉरेस्ट जैसे देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। ई पोलर, ध्रुवीय। अरे भाई, ये तो सबसे ठंडी जगह हैं। साल का सबसे गर्म महीना भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन्स, यहाँ आइस ही आइस है, कोई पेड़ नहीं उगता। कोपेन की क्लासिफिकेशन का मैजिक। कोपेन साहब ने सिर्फ लेटर्स से पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे तुम्हें अगर किसी जगह के बारे में बताना है तो 2-3 लेटर्स लिख दो। एग्जाम्पल, AW इक्वल्स टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई विंटर, जैसे मुंबई से थोड़ा अंदर के इलाके। CFA ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जैसे ईस्टर्न यूएसए का कुछ हिस्सा। BWH हॉट डेजर्ट, जैसे राजस्थान। क्या बात है, इतनी साफ सिस्टम बनाई इन साहब ने। अच्छा बताओ, तुम जहां रहते हो वहां की क्लाइमेट कैसी है? गर्मी ज्यादा पड़ती है या ठंड? क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा सवाल आज का। अच्छा, अब आते हैं सबसे सीरियस और करंट टॉपिक पर। क्लाइमेट चेंज यानी धरती की क्लाइमेट बदल रही है। और ये नेचुरल नहीं है भाई, हम ह्यूमंस ने मिलकर ये किया है। कॉन्सेप्ट समझो पहले। धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। सूरज की रोशनी आती है, धरती गर्म होती है, फिर धरती से हीट वापस स्पेस में जाने की कोशिश करती है। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो इस हीट को रोक लेती हैं, जैसे ब्लैंकेट गर्मी रोकती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसी की वजह से धरती पर लाइफ पॉसिबल है, वरना धरती मार्स जैसी ठंडी होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां है। पिछले 150 सालों में हम ह्यूमंस ने बहुत सारा कोल, पेट्रोल, डीजल जलाया है, फैक्ट्रीज लगाई, गाड़ियां बनाई, डेवलपमेंट किया। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अब ब्लैंकेट मोटी हो गई, ज्यादा हीट रुकने लगी। नतीजा, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले 100 सालों में करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में कम लगता है ना, लेकिन पूरी धरती के लिए यह बहुत बड़ी बात है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ये सब दिख रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हिमालयस के ग्लेशियर्स, ग्रीनलैंड की आइस, एंटार्क्टिका की आइस शीट्स सब धीरे धीरे पिघल रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 50 सालों में काफी पीछे हट गया है। सी लेवल बढ़ रहा है। जब आइस पिघलती है तो समुद्र का पानी बढ़ता है। मालदीव्स, सुंदरबंस, मुंबई के कुछ हिस्से सब खतरे में हैं। वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं, मॉनसून का टाइमिंग बदल रहा है। कहीं ज्यादा बारिश, कहीं सूखा। केरला फ्लड्स, उत्तराखंड की तबाही, ये सब क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। ज्यादा तेज साइक्लोन्स, हीट वेव्स, गर्मी की लहरें, हैवी रेनफॉल सब ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। इकोसिस्टम्स बदल रहे हैं, जानवरों के रहने के इलाके बदल रहे हैं। पोलर बेयर्स को खाने के लिए आइस चाहिए, वो पिघल रही है। क्यों हो रहा है ये सब? मुख्य रीजंस, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलाने से CO2 निकलती है। जंगलों की कटाई, पेड़ CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ कम, CO2 ज्यादा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फैक्ट्री से गैसेस निकलती हैं। एग्रीकल्चर, धान की खेती से मीथेन निकलती है। वेस्ट, कचरे से भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। अब बात है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी भी टाइम है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में पूरी दुनिया ने मिलकर कहा, हम टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री से नीचे रखेंगे, आइडियली 1.5 डिग्री। इंडिविजुअल्स के तौर पर कम एनर्जी यूज करो, लाइट्स बंद करो, AC कम चलाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक कम यूज करो, बिजली बचाओ। गवर्नमेंट्स और कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पर शिफ्ट करो, जंगलों को बचाओ, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करो। इंडिया भी अच्छा काम कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स रखे हैं। तो बताओ, तुम अपनी लाइफ में क्लाइमेट के लिए क्या कर सकते हो? छोटी छोटी चीजें। अब चलो, टाइम हो गया समरी का। चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं बुलेट्स में। वेदर सिस्टम्स बनते हैं प्रेशर के डिफरेंस से। लो प्रेशर में हवा ऊपर उठती है, हाई प्रेशर में नीचे बैठती है। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जैसे साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सब प्रेशर और टेम्परेचर के खेल हैं। कोपन ने क्लाइमेट को 5 मेन टाइप्स में बांटा। ट्रॉपिकल यानी A, ड्राई यानी B,
टेम्परेट यानी सी, कोल्ड यानी डी और पोलर यानी ई। क्लासिफिकेशन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन पर बेस्ड है। क्लाइमेट चेंज मतलब धरती का औसत टेम्परेचर बढ़ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलना, सी लेवल बढ़ना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। ह्यूमंस की एक्टिविटी जिम्मेदार है, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज। सोल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन और अवेयरनेस। अब चलो पूरे लेसन का रिकैप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा वो मैं अपनी स्टाइल में फिर से समराइज करता हूं। सबसे पहले हमने बात की वेदर सिस्टम्स की। समझा कि जब सूरज धरती को गर्म करता है तो अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से गर्मी फैलती है। कुछ जगह जल्दी गर्म होती हैं, कुछ धीरे। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और लो प्रेशर एरिया बनाती है। ठंडी हवा भारी होती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है। प्रेशर के इस डिफरेंस से ही हवा चलती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। फिर हमने एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में जाना, साइक्लोन्स को समझा, कैसे ये तेज लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं जो घूमते हुए तबाही मचाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को देखा जो मेडिटेरेनियन से आकर नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बारिश लाते हैं। मॉनसून को समझा जो इंडिया की जान है और हर साल बारिश लेकर आता है। उसके बाद हमने कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ी। व्लादिमीर कोपेन नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने 1900 के आसपास पूरी दुनिया की क्लाइमेट्स को कैटेगरीज में बांट दिया। उन्होंने टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन को बेस बनाया। 5 मेन टाइप्स बनाए। ट्रॉपिकल, जहां साल भर गर्मी रहती है, ड्राई, जहां बारिश नहीं होती, टेम्परेट, जहां मॉडरेट क्लाइमेट होती है, कोल्ड, जहां सर्दी बहुत पड़ती है, और पोलर, जो सबसे ठंडी जगहें हैं। हर टाइप को लेटर से रिप्रेजेंट किया ताकि आसानी से पहचान हो सके। इतनी स्मार्ट सिस्टम बनाई कि आज भी यूज होती है। और आखिर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझा कि कैसे एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह हीट रोकती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमंस ने ग्रीन हाउस गैसेस इतनी बढ़ा दी हैं कि ब्लैंकेट बहुत मोटी हो गई है। रिजल्ट में धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी है, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस। हम सबको मिलकर धरती को बचाना है। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन। ज्योग्राफी सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारे आसपास हो रहा है। मौसम, क्लाइमेट चेंजेस सब हमारी लाइफ से जुड़े हैं, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगली क्लास में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आसमान को देखते रहो, बादलों को ऑब्जर्व करो और सोचो कि नेचर कैसे काम करती है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी कुछ पूछना चाहते हो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद।